नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। मेरे लीगल इन्फो एंड करंट अफेयर्स ये यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब के लिए किराएदारी एक महत्वपूर्ण विषय है। गांव हो या शहर, ज़्यादा उत्पन्न मिलने हेतु लोग कभी ना कभी अपना खुद का मकान या मकान का कुछ हिस्सा किराए पर देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि उनका खुद का मकान होने के बावजूद बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर वो एक निवेश करके उससे भी ज़्यादा उत्पन्न मिलने हेतु और अपना आयकर बचाने हेतु नया मकान, फ्लैट या दुकान खरीद लेते हैं और वो किराए पर देते हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे भी लोग होते हैं कि वो अपने खुद के रहने के लिए मकान मालिक से मकान या कोई धंधा व्यवसाय करने के लिए दुकान या कोई अन्य जगह किराए पर लेते हैं। किराएदार मकान में सालों से रहता है या दुकान में से सालों से अपना धंधा या व्यवसाय करता है, जारी रखता है। ऐसे में किराएदार की किराएदारी काफ़ी पुरानी होती है। कभी कभी किराएदारी 10 से 50 साल या उसके ऊपर की हो सकती है। किसी कारणवश मकान मालिक किराएदारों को किराएदारी से बेदखल भी नहीं कर सकता। ऐसे में कई सालों के बाद किराएदार उसके कब्जे में जो मकान, जगह या दुकान होता है, उसका खुद को मालिक समझने लगता है। लेकिन क्या लंबी अवधि तक मकान में रहने या दुकान का अपने धंधे के लिए लंबी अवधि तक इस्तेमाल करने पर किराएदार उस संपत्ति का मालिक हो जाता है? इस स्थिति में कानूनी प्रावधान क्या है, इसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखना। और अगर आपने मेरा यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत सारे किराएदारों के दिमाग में यह धारणा रहती है कि हम सालों से किराएदार हैं, मालिक को रेगुलर किराया दे रहे हैं, मालिक हमको रेंट की रसीद भी दे रहा है। आगे अगर किराए के मकान का या दुकान के किराएदारी के बारे में कोई प्रॉब्लम आया तो रेंट रसीद को सबूत के तौर पर पेश करके हम किराए की जगह पर कोर्ट में अपना कानूनी मालिकाना हक क्लेम कर सकेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। चाहे किराएदार मकान मालिक के मकान में कितने भी लंबे समय तक किराएदार के तौर पर रहे या दुकान मालिक के दुकान से कितने भी सालों तक अपना धंधा या व्यवसाय करे, किराएदार उस जगह का कभी भी मालिक नहीं बन सकता और किराए की जगह पर अपना मालिकाना हक कभी भी जता नहीं सकता। दोस्तों, कायदे से एक किराएदार रेंटल प्रॉपर्टी का हमेशा किराएदार ही रहेगा। वो किराए की प्रॉपर्टी का कभी भी मालिक नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी उनके जजमेंट में माना है कि वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट। दोस्तों, मकान मालिक और किराएदार के बीच किराए की जगह संबंधी नियम और शर्तों का एक लिखित समझौता यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। वो समझौता कायदे से 11 महीने का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना चाहे उतने साल का समझौता कर सकते हो। रेंट एग्रीमेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आता है, इसीलिए वह किराएदार को ज़्यादा हक प्रदान करता है और ज़्यादा उसी के पक्ष में होता है। लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट इंडियन इजमेंट एक्ट 1882 के सेक्शन 52 के तहत आता है। वह मालिक को ज़्यादा हक प्रदान करता है और ज़्यादा उसी के पक्ष में होता है, क्योंकि यह एग्रीमेंट भारत के रेंट कंट्रोल एक्ट यानी कि किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत नहीं आता है। किराएदार कभी भी मकान मालिक की प्रॉपर्टी को हथिया नहीं सकता और वो प्रॉपर्टी में बड़े बदलाव भी नहीं कर सकता। इसीलिए मकान या दुकान किराए संबंधी का समझौता न कि रेंट एग्रीमेंट जिसे किरायानामा कहते हैं उसके स्वरूप में होना चाहिए, बल्कि वह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के स्वरूप में होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बिल्कुल अलग दस्तावेज है और उसमें महत्वपूर्ण अंतर है, लेकिन दोनों का मकसद मकान या दुकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करना ही होता है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में मालिक और किराएदार ये शब्द नहीं आने चाहिए, उसमें लाइसेंसर और लाइसेंसी ऐसे शब्द आने चाहिए और हर महीने के किराए को रेंट शब्द के बजाय हर महीने का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए मंथली कॉम्पेंसेशन या लाइसेंस फीस ऐसे शब्द लिखना ठीक रहेगा। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में मालिक और किराएदार के बीच किराए की जगह संबंधी मान्य हुई शर्तें लिखी जाती है
और मालिक और किराएदार का लाइसेंसर एंड लाइसेंसी स्टेटस तय होता है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर करना रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक जरूरी है। एक बार जब मकान या दुकान संबंधी का लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट मालिक और किराएदार दोनों पक्ष साइन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो वह एक कानूनी दस्तावेज बनता है। उसमें लिखे हुए तथ्यों को बदला नहीं जा सकता। अगर मकान, दुकान मालिक और किराएदार के बीच किराए की जगह संबंधी कुछ विवाद हुआ तो कोर्ट में अपंजीकृत यानी कि अनरजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट स्वीकार्य नहीं है। किराए की जगह संबंधी कुछ विवाद हुआ तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पंजीकृत न करने पर मकान या दुकान मालिक का ही नुकसान हो सकता है। पहले किए गए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का अवधि समाप्त होने के बाद उसका अवधि नए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट से बढ़ाया भी जा सकता है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का अवधि बढ़ाने से भी किराएदार का किराए के मकान या दुकान पर कोई मालिकाना हक नहीं बनता है, वो तो किराएदार ही रहता है। दोस्तों, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पंजीकृत करने के बाद किराएदार मकान मालिक के मकान में कितने भी साल रहे या दुकान मालिक के दुकान से कितने भी सालों तक अपना धंधा या व्यवसाय करे, किराएदार उस जगह का कभी भी मालिक नहीं बन सकता और किराए की जगह पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता। किराएदार कभी भी एडवर्स पोजीशन क्लेम नहीं कर सकता। किराएदार मकान मालिक के मकान में कितने भी साल रहे, उसका लीगल स्टेटस किराएदार ही रहता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरा यह चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगेन विथ अनदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। टिल देन, थैंक्स एंड गुड लक। टेक केयर।